हमारी कंट्री इंडिया में इलेक्शंस कैसे होते हैं। पूरे इंडिया को 543 एरियाज़ में डिवाइड कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। मतलब हर जो भी एरियाज़ 543 एरियाज़ में कंट्री को डिवाइड किया है, हर एरिया की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम होगी। इन सारे एरियाज़ को, इन 543 एरियाज़ को कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोला जाता है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से डिफरेंट पार्टीज़ के लोग खड़े होते हैं, और जब हम वोट करते हैं लोकसभा इलेक्शंस के लिए, जब हम प्राइम मिनिस्टीरियल इलेक्शंस के लिए वोट करते हैं, तब हम इन लोगों के लिए वोट कर रहे होते हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा होता है। जो बंदा हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े होते हैं, हम उनमें से चूज़ करते हैं, और इस तरह से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से अलग अलग लोग जो अलग अलग पार्टीज़ से खड़े होते हैं वो इलेक्ट हो जाते हैं। तो टोटल 543 लोग पूरे इंडिया से इलेक्ट हो गए। ये बनते हैं MLA, ये बनते हैं MPs, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, और लोकसभा में जो MPs होते हैं वो यही लोग होते हैं। इन 543 मेंबर्स के अलावा प्रेसिडेंट 2 लोगों को चूज़ करते हैं। इंडिया के प्रेसिडेंट 2 लोगों को चूज़ करते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, और इन्हें नॉमिनेटेड मेंबर्स बोला जाता है। ये भी लोकसभा मेंबर्स होते हैं, MPs होते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, लेकिन हम इन्हें डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें नॉमिनेटेड मेंबर्स बोला जाता है। अब जब अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज से जो भी लोग इलेक्ट हुए हैं वो लोकसभा में चले गए हैं, अब देखा जाता है कि कौन सी पार्टी के कितने लोग इलेक्ट हुए हैं। 543 में से कितने कांग्रेस के हैं, कितने BJP के हैं, और अगर जो भी और पार्टीज़ होती हैं, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, जो भी पार्टीज़ हैं, जिसके भी मेंबर्स, जिस भी पार्टी के मेंबर्स 50% से ज़्यादा होते हैं, वो पार्टी पावर में आ जाती है। दैट मीन्स उस पार्टी का जो सबसे पॉपुलर लीडर या जो उस पार्टी का हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है जनरली, या उस पार्टी में से कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। अब जैसे 2004 में जब कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में आई थी और मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उस टाइम कांग्रेस पार्टी की हेड तो सोनिया गांधी थी, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी। तो उस पार्टी का कोई भी मेंबर जिनके साथ सब उस पार्टी के सारे मेंबर्स का सपोर्ट हो, वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, या फिर सबसे पॉपुलर मेंबर जैसे 2014 में नरेंद्र मोदी जी बने। अब जैसे 545 का 50% होगा 273, तो जिस भी पार्टी के 273 या उससे ज़्यादा मेंबर्स लोकसभा में MPs बन के आए हैं, दैट मीन्स 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में से जिसको भी 273 या उससे ज़्यादा मेंबर्स, जिस भी पार्टी के 273 या 273 से ज़्यादा मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं, लोगों ने इलेक्ट किए हैं, वो पार्टी पावर में आ जाएगी, वो पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। और अगर किसी भी पार्टी को 50% से ज़्यादा वोट्स नहीं मिले हैं, सपोजिंग बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं, 5-6 पार्टीज़ हैं, सबको थोड़े थोड़े वोट्स मिल गए, 50% से ज़्यादा किसी के भी नहीं आए, तो 2-3 पार्टीज़ मिल के गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। 2-3 पार्टीज़ के अगर मिला के 50% से ज़्यादा मेंबर्स हो जाते हैं लोकसभा में, तो वो पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है, वो मिला के, और उसको कोएलिशन बोलते हैं। अब यहाँ पे जब लोकसभा में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बन के आ गए हैं इलेक्ट होके, तब हम 50% रूल लगा रहे हैं कि 50% से ज़्यादा जिस पार्टी के मेंबर्स होंगे वो पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। लेकिन क्या यही 50% वाला रूल तब भी अप्लाई होता है जब हम अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो मेंबर्स खड़े होते हैं अलग अलग पार्टी से, उनके लिए वोट कर रहे होते हैं, क्या ये तब भी अप्लाई होता है? लेट अस गो बैक टू दैट पोजिशन, उस जगह पे वापस जाते हैं जब हमने ये डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज इंडिया जो है 543 एरियाज़ में डिवाइड हो जाता है। उन एरियाज़ को कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलते हैं,
और उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज से अलग अलग पार्टीज़ के लोग खड़े होते हैं और हम उनके लिए वोट करते हैं। तो क्या उस टाइम पे जब हम वोटिंग करते हैं तो जिसको 50% से ज़्यादा वोट्स मिलेंगे वो पर्सन जो है वो जीत जाएगा? नहीं, दैट इज़ नॉट द केस। अगर 6 लोग खड़े हैं और जिसके भी बाकियों से ज़्यादा वोट्स आए हैं, जिसके सबसे ज़्यादा वोट्स आए हैं, वो पार्टी इलेक्ट हो जाएगा। ही विल बिकम द MP। ज़रूरी नहीं है कि उसे 50% से ज़्यादा वोट्स मिले हों, उसे 10-20 कितने परसेंट भी वोट्स मिल सकते हैं, सिर्फ 15-20% वोट भी मिलें तो भी चलेगा। सपोजिंग 6 लोग हैं, एक को 20% वोट्स मिले और किसी को 15%, किसी को 10%, किसी को 18%, किसी को 11%, ऐसे करके बाकी 5 लोगों को मिले और सबसे ज़्यादा 20% ही वोट्स आए हैं, तो वो जो 20% वाला बंदा है वो MP बन जाएगा। ही विल बी इलेक्टेड फ्रॉम दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी। और ऐसे ही हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एक पर्सन इलेक्ट होता है। इसीलिए हम इस सिस्टम को FPTP सिस्टम बोलते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे बाकियों से आगे निकल जाता है, बाकियों से फर्स्ट आ जाता है, वो MP बन जाता है। अब चाहे अगर किसी को 20% वोट्स मिले हैं और किसी को भी बाकी सबके उससे कम हैं अलग अलग, तो वो नहीं बनेंगे और जो 20% वाला है वो बन जाएगा, चाहे 80% लोग उसके अगेंस्ट हैं, है ना? समझ आ रहा है ना? चाहे 80% लोग उन्होंने 80% लोगों ने उस बंदे के अगेंस्ट वोट किया है, लेकिन 20% से ज़्यादा किसी को नहीं मिला, लेकिन वो ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। एंड दिस इज़ हाउ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड इन इंडिया। एंड फिर राज्यसभा का अलग सिस्टम है। राज्यसभा में डायरेक्ट वोटिंग नहीं होती। जो राज्यसभा में मेंबर्स जाते हैं, वाई वी आर डिस्कसिंग राज्यसभा, बिकॉज पूरा पार्लियामेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, 3 ही पार्ट्स होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। तो जो राज्यसभा है उसके मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। हम लोग उसके लिए वोट नहीं करते हैं, जनरल पब्लिक उसके लिए वोट नहीं करती है, और इस तरह से होता है। स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शंस में, अगर राज्यसभा के इलेक्शंस, राज्यसभा के लोग कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, इफ़ यू वांट अ वीडियो ऑन दैट तो कमेंट सेक्शन पे डाल देना, तो फिर मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगी। एंड स्टेट गवर्नमेंट में भी सेम ऐसा ही होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सिमिलरली अलग अलग स्टेट्स, एक स्टेट के इलेक्शंस अगर होने हैं, सपोजिंग पंजाब के इलेक्शंस होने हैं, तो पंजाब को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज वो वाली सेम नहीं होंगी जो नेशनल लेवल पे हुई थी, यहाँ पे और छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी। मतलब पंजाब में, सपोजिंग दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं, अगर दिल्ली को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमने डिवाइड किया, लोकसभा वाले, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाले इलेक्शंस के लिए, प्राइम मिनिस्टर वाले इलेक्शंस के लिए, तो वो सिर्फ 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड होगा, पूरा दिल्ली 7 में। लेकिन वहीं अगर दिल्ली के इलेक्शंस हो रहे हैं, MLA वाले इलेक्शंस लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, जो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे लोकसभा होता है, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और इसीलिए उसके मेंबर्स को मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। MLAs होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे फॉर्म होते हैं, उनके भी बिल्कुल ऐसे ही इलेक्शंस होते हैं। और दिल्ली जब डिवाइड होता है स्टेट गवर्नमेंट लेवल के लिए, तो वो 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड होता है। तो दिल्ली को MLA के लिए 70 सीट्स मिलती हैं। इट्स अराउंड 70, आई थिंक 70, 71 या 72, ऐसे ही कुछ नंबर है। तो और उसके बाद उन लोगों में से, उन मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में से एक चीफ मिनिस्टर चूज़ किया जाता है, वही 50% वाला, सेम जैसे पार्लियामेंट के, जैसे लोकसभा के इलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के लिए होते हैं, वैसे हर स्टेट के अपने अपने लेवल पे सेम प्रोसीजर से इलेक्शंस होते हैं। राज्यसभा का डिफरेंट है, एंड इफ़ यू वांट आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट। ओके, और कोई डाउट हो तो पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।